मैं मामूल के मुताबिक नमाज अदा करने के बाद मस्जिद में बैठा था जब अचानक 3 औरतें जो कि मेरी इमामत में ही नमाज अदा करके फारिग हुई थीं मस्जिद से जाने की बजाय मेरे पास आईं और बोलने के लिए तजब्जुब का शिकार होने लगे। मैं उन औरतों के यम अपने पास आने पर जेजेका का शिकार होने पर ठिठक गया था। यह मुख वैसे भी मेरे लिए था और बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ अपनी असलियत छपाई हुई थी। पिछले कुछ वक्त से मैं यहाँ के बारे में अपने इर्द गिर्द बहुत अजीब व गरीब बातें सुन रहा था। मेरे पास अक्सर नमाज पढ़ने के लिए औरतें भी आती थीं और मैंने महसूस किया था यहाँ पर सब पर्दों में रहती थीं, मगर जब ये लड़कियाँ औरतें ऐसी महफिलें सजात तो इस वक्त उनके दौरान बहुत पुरजोश हो जाती थी। जब मैं नया नया ईरान आया तो एक रोज़ अपनी रहाइश के करीब एक दुकान पर सौदा ले रहा था, जबकि साथ एक जगह से कुछ औरतें और लड़कियां बातें करते हुए निकले। मुझे उन सब का वजूद और सुर्ख होते चेहरे हैरान कर रहे थे। वो पसीना पसीना हो रही थीं और थकन का शिकार लग रही थीं, मगर उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी और वो एक दूसरे से बातें करते हुए वहां से चली गईं। जब मैंने हैरत से उन्हें देखकर रुख मोड़ा तो दुकानदार मुझे देखकर बोला, ये औरतें अपनी खास महफिल से होकर आ रही हैं और जब ये अपनी खास महफिल में होती हैं तो इसी तरह उनके अंदर जोश और खुशी भरी होती है। मैं इस दुकानदार की बात कुछ समझ नहीं पाया था, मगर मैंने ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी और सौदा सलफ लेकर वापस चला आया। मगर फिर मैं जितना अरसा ईरान में रहा मैंने अक्सर औरतों की खास महफिलों के बारे में बातें सुने, जिसकी वजह से मुझे कभी कोई नहीं बता पाता, मगर इतना ज़रूर था कि वो औरतें अपनी इस खास महफिल को लेकर बहुत पुरजोश हो जाया करती थीं। मैं वैसे तो अपनी तजस्सुस वाली फितरत के हाथों मजबूर था और उन औरतों के बारे में जानना चाहता था, मगर मुझे याद था कि कुछ वक्त पहले मुझे ईरान में मेरे एक पुराने दोस्त ने बुलवाया था और मुझे यकीन के साथ नसीहत की थी कि यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा खोजी मत रहना, ये पाकिस्तान नहीं, यहाँ की औरतों में दिलचस्पी लेने पर तुम्हारा काम खराब भी हो सकता है और हो सकता है कि तुम्हारा यहाँ रहने पर दाखिला भी बंद हो जाए। मैं वैसे भी बेरोजगारी का शिकार था और पाकिस्तान में बहुत धक्के खाने के बाद अब यहाँ ईरान आया था, इसलिए अपने दोस्त की नसीहत अच्छे से याद रखी हुई थी, लेकिन औरतें मुझे अक्सर तजस्सुस में मुब्तला कर देती। मैंने महसूस किया था यहाँ हुसैन से हुसैन और जवान लड़कियां तो एक तरफ औरतें भी निहायत खूबसूरत और सफ़ेद रंगत की मालिक थीं और बिल्कुल जवान थीं, मगर मैं उनको अपने यहाँ पर औरतों से दूर ही रहता। मैं ज्यादा वक्त संजीदा रहता था क्योंकि मैं यहाँ पर काम से हाथ नहीं धोना चाहता था। मेरे लिए यहाँ पर काम ढूंढना ना ज्यादा मुश्किल तो साबित नहीं हुआ, मगर मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे और जब मैंने सुना यहाँ की मसाजिद में इमाम को ज्यादा पैसा मिलता है तो मैंने अपने आप को शिया जाहिर किया और इसी काम में दिलचस्पी लेने लगा। जल्दी मैंने एक मस्जिद में शिया बनकर इमामत शुरू कर दी। मैंने कुछ अरसे में ही अपनी एक अलग पहचान बनाई और पूरे ईरान के रंग ढंग अपना लिए, यहाँ तक कि कोई भी मुझे पहचान न पाता कि दरहकीकत मेरा ताल्लुक कहाँ से था। लोगों को लगने लगा मैं अपने घर की औरतों को सबसे छुपाता हूँ और घर से बाहर नहीं निकलने देता। मैंने कभी किसी की यह गलतफहमी दूर नहीं की थी, मगर अब पिछले कुछ वक्त से सब मुझे अपनी औरतों को ईरान की खास महफिलों में भेजने की जिद करने लगे। मैं नहीं जानता था उन खास महफिलों में क्या होता। मैं हर बार लोगों की जिद पर सिर्फ मुस्कुराने पर इत्तेफाक करता और सर झटक देता। एक रोज़ मैंने यूं ही ईरानी लड़की के अकेले घूमने और मर्दाना हर काम में शमूलियत पर अपने एक पुराने दोस्त के सामने हैरत का इजहार किया तो मेरा दोस्त तंजा मुस्कुराया और कहने लगा, वो भी पाकिस्तानी मर्द था मगर बरसों से ईरान ही क़याम पजीर था, इसलिए वो मुझसे कहीं ज्यादा ईरान और यहाँ के लोगों के बारे में जानता था। वो मुझे बोला कि तुम्हें अभी यहाँ की औरतें और लड़कियों के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए तुम्हारी हैरत बजा है। वो बोला कि जिस रोज़ तुम उन चेहरों की हकीकत जान जाओगे इस रोज़ ये बात नहीं करोगे। मैं अपने दोस्त की बात पर हैरान हुआ था, मगर इसने मुझे कोई तफसील नहीं बताई थी और वो अधूरी बात छोड़कर ही चला गया। वो दोस्त दूसरे शहर में कायम पजीर था। वो मुझसे भी पहले ईरान में रहता था और फ़र्क सिर्फ इतना था कि इसकी बीवी बच्चे भी उसके साथ रहते थे। एक रोज़ ईरानी लोगों की जिद पर मैंने तजस्सुस के हाथ मजबूर होकर अपने दोस्त को फ़ोन करके इससे पूछा कि तुम अपनी बीवी को ईरानी औरतों की खास महफिल में भेजते हो। मेरे दोस्त ने जवाब दिया, मुझे एक बार फिर से हैरत में मुब्तला किया जब इसने कहा कि वो भी अपनी बीवी को इस महफिल में अक्सर भेजता है। वो बोला कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ ऐसा नहीं होता और इस चीज़ को बुरा भी समझा जाता है, मगर ईरान में सब आम है। मेरा दोस्त भी औरतों की इस खास महफिल के हक में था और मेरी हैरत पर बोला कि इंसान जिस देश में रहता है वहाँ का रंग ढंग अपना लेता है। मैं भी अब ईरान में काफ़ी अरसा से रह रहा था। मुझे ये सब अब गलत नहीं लगता, बल्कि मेरी नज़र में ये सब होना चाहिए, हर औरत की ज़रूरत है। मैं अपने दोस्त की बातों से मजीद उलझ गया। अब भी वो औरतें आईं तो मैंने सवालिया नज़रों से उन्हें देखा। उन्होंने मुझसे रस्मी सलाम दुआ की तो मुझे शक होने लगा कि वो भी वही बात करने आई है जो मैं तकरीबन रोज़ सुन रहा था। और जब
उन्होंने बात की तो मेरा शक सच निकला। वो मुझसे बोले कि इमाम साहिब आज हमारे साथ हमारी एक खास महफिल में तशरीफ़ लाएं। मैंने इनकार करना चाहा तो वो बोलें कि इमाम साहिब ये महफिल हम औरतों के लिए बहुत ज़रूरी है, न जाने आप क्यों अपनी औरतों को घर बंद रखते हैं और हमसे मिलने नहीं देते, जबकि ये महफिल भी हम औरतों की ज़रूरत है। दूसरी औरत बोली कि आज हम आपको यही दुखाने के लिए ले जाना चाहते हैं ताकि आप देख सकें, समझ सकें कि आज के मुआशरे में सिर्फ मर्द की ज़रूरत ही नहीं बल्कि औरतों के लिए भी उनकी ज़रूरत पूरी करना ज़रूरी है। वो औरतें मुझे अपनी इस महफिल के बहुत से फ़वाइद बता रही थीं, जबकि मैं उनकी बातों को समझने की नाकाम कोशिश कर रहा था। मेरे दिमाग में शक पैदा हो रहा था। मैंने ईरानियों की खास महफिल के बारे में बहुत सुन रखा था। मैं तफसीलात तो नहीं जानता था, मगर इतनी खबर थी कि वो खास महफिल खुसूसी तौर पर औरतों के लिए हुआ करती थी, क्योंकि जब से ईरानी लोग मुझे जाने लगे थे वो मुझसे एक ही जिद करते कि मैं भी अपने घर की औरतों को इस खास महफिल में भेजा करूं। मैं किसी को नहीं बता पाता कि मेरा घराना मेरे साथ नहीं रहता था। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से था। बलोची लोग वैसे भी हाफ ईरानी और हाफ पाकिस्तानी होते हैं, हता कि हमारी ज़ुबान भी ईरानी ज़ुबान से मिलती जुलती है। मुझे कमाई के लिए ईरान आने के बाद बहुत कम अरसा लगा था कि मैंने ईरान की मुकम्मल ज़ुबान पर उबूर हासिल कर लिया था। मेरे घर वाले मेरे साथ न थे, न ही ऐसे मामलात में कोई दिलचस्पी ले रहा था, मगर अब पहली बार मुझे ईरानी औरतों ने अपने साथ चलने की दावत दी थी। मैं कुछ जिज़बिज़ हो कि अपने घर की औरतों को भेजने की बात पर खामोश हो जाता। अब तो कैसे उठकर खुद चल पड़ा। हालांकि मेरे अंदर तजस्सुस सर उठा रहा था। मैं भी इस महफिल में जाना चाहता था। वो औरतें इसरार करने लगें तो मैं भी उठकर उनके पीछे चल पड़ा। मेरा दिमाग मुख्तलिफ सोचों में डूबा हुआ था। जितना पर्दा वो ईरानी औरतें करती थीं, मैं उनके बारे में कुछ गलत सोचना नहीं चाहता था, मगर मैं फिर भी उन लोगों की मशकूक बातों को नज़र अंदाज नहीं कर पा रहा था। उन औरतों के साथ रवाना हुआ तो वो बहुत खुश हुईं और मेरे आगे आगे चलने लगे। वो सरगोशियों में बातें भी कर रही थीं जो मैं सुन नहीं पा रहा था। मैंने ज्यादा तवज्जो भी नहीं दी थी। मैं तो इस तजस्सुस में मुब्तला था कि आखिर इस खास महफिल में ईरानी औरतें किया करती होंगी। जब मैं पहुंचा तो इस जगह को देखकर एक पिल के लिए मुझे झटका लगा। वहां निहायत कम उम्र 10-12 साल के लड़के भी मौजूद थे। उन सब ने लिबास के नाम पर सिर्फ सिया ट्राउजर पहन रखे थे और एक तरफ तरतीब से खिली जगह पर खड़े हुए थे। दूसरी जानिब एक बंद हाल के नुमा कमरे में जो जवान लड़कियां सिया मुकम्मल चादरों में छपी हुई इस तरतीब से खड़ी थीं। उन औरतों ने मुझे बिल्कुल एक साइड पर खामोशी से बिठा दिया। मैं हैरत और तजस्सुस से सब देख रहा था, मगर अगले ही लम्हे जब वहां लड़कियां और औरतें जमा हो गईं तो वो औरतें बारी बारी उठीं और उन लड़कों के पास पहुंची। मैं हैरत और इश्तियाक से उन्हें देख रहा था, मगर अगले ही लम्हे मुझे झटका लगा। उनकी अगली हरकत ने मेरी सारी गलतफहमियां एक झटके में खत्म कर दे। मैं हक्का बक्का सा देखता रह गया। चंद लम्हों में ही मेरे पसीने छूट गए। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि ईरान की औरतें और कम उम्र लड़कों में इतनी जोर और ताकत थी, न जाने मर्दों का क्या हाल था। मेरी तो चंद लम्हों में ही हालत गैर हो गई थी और उन सब को देखकर शर्मिंदगी भी होने लगी। मैं चुपचाप खिसक कर वहां से चला आया। मुझे घर आने तक वो मंजर याद आते रहे और मैं हैरत का शिकार होता रहा। मुझे अपने दोस्त की बात भी याद आ रही थी जो ईरान ने आकर वहीं के रंग में ढल चुका था। न जाने क्यों इतनी शर्मिंदगी का शिकार होने लगा कि अगले कुछ रोज मैंने उन औरतों से सामना होने पर ही नजरें चराकर वहां से हिट जाता। एक रोज इसी तरह इशा की नमाज से फारिग हुआ तो वो औरतें मेरे पास पहुंचीं तो मैं उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगा। वो बोले, इमाम साहिब आपको हमारी महफिल कैसी लगी? उनके सवाल पर मैं शर्मिंदा हो गया। मैं क्या जवाब देता कि मैं जो कि कम उम्र लड़कों को कमजोर और बेकार समझता था, इस रोज पहली बार देखकर हैरान हो गया था। मुझसे कहीं ज्यादा ताकत उनके अंदर थी। खामोशी और सोच में गुम मेरी कैफियत को देखकर एक औरत बोली, इमाम साहिब इस रोज आप वहां से जल्दी आ गए। ऐसा लगता है जैसे आपको हमारी महफिल पसंद नहीं आई। मैंने शर्मिंदगी से कहा, महफिल अच्छी थी मगर वहां कोई काम ना था, इसलिए वहां से चला आया। मेरे जवाब पर वो औरतें फखर से मुस्कुराने लगें और बोलें कि आप जब भी चाहिए अपने घर वालों को इस महफिल का हिस्सा बना सकते हैं। शायद अब आप समझ गए होंगे कि ये सब हम औरतों की भी जरूरत है। मैं उनकी बात पर खामोशी से सर हिला गया। वो औरतें मेरे घर वालों को दावत देकर वहां से चली गईं और मैं सोच में गुम हो गया। ये सब जरूरत है और ये बात कभी पाकिस्तान में भी महसूस नहीं की थी। ना हमारे यहाँ उन बातों को कोई अहमियत दी जाती थी। जिंदगी में पहली बार मुझे अपने दोस्त की बात भी दुरुस्त लगी और उन औरतों की इस महफिल के बारे में सोचने लगा। मुझे अब अक्सर औकात वो औरतें अपनी महफिल में आने की दावत देती, मगर मैं खामोश होकर रह जाता। एक दो बार मैं इस महफिल का मजीद हिस्सा भी बनकर देखा। हर बार जब मैं इस महफिल से आता तो मेरा दिमाग मजीद इस बात पर मजबूत होने लगा कि वाकई मुझे भी अपनी औरतों को ऐसी महफिलों में भेजना चाहिए।
मैंने पाकिस्तान में अपने घर वालों से राब्ता किया तो घर वालों ने बताया कि उन्होंने मेरी शादी की तैयारी कर ली थी। गोया कि मेरी उम्र अब एक ख़ास हद उबूर कर चुकी थी, मगर अपने हालात और ईरान में रहने वक्त की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाई थी। घर वालों के बुलावे पर मैंने भी तैयारी बांधी और 1 माह की छुट्टी लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। घर में मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था और अब शादी की तैयारियां चल रही थी। मैंने शादी से पहले ही अपने घर वालों से बात कर ली कि मैंने शादी के बाद बीवी को अपने साथ ईरान लेकर जाना है। ना मेरे ससुराल वालों को कोई एतराज़ था, ना ही घर वालों को, जिसकी वजह से मैंने निकाह पहले ही करके बीवी के कागजात वगैरह भी बनवा के दिए लिए थे। मेरा दिमाग ईरान की औरतों के इस खास महफिल का कोई ख्याल नहीं गुजरा था। मैं सिर्फ अपनी बीवी को अपने पास रखने का सोच रहा था। शादी हुई तो बीवी के कागजात में कुछ मसला हो गया, जिसकी वजह से मैं अकेला ईरान वापस चला आया और बीवी को बाद में बुलाने का सोच लिया। ईरान पहुंचकर मैंने जब अपने कुछ करीबी जाने वालों को अपनी शादी के बारे में बताया तो सब ने मुझे बहुत मुबारकबाद दी और तब लोगों को खबर हुई कि मैं अब शादीशुदा मर्द हूँ। ये बात जब औरतों को पता चली तो वो फिर से मेरे पास आईं और बोलें कि इमाम साहिब, हम माजरत करते हैं, हमें पहले खबर ना थी कि आप शादीशुदा नहीं हैं। अब आप अपनी बीवी को ज़रूर हमारी महफिल का हिस्सा बनाएंगे। उनकी बात सुनकर मैंने अपनी बीवी को ईरान लाने का सोच लिया, मगर अब तक मैंने औरतों की महफिल में अपनी बीवी को भेजने का नहीं सोचा था। उन औरतों की जिद पर मैं भी इस बात महफिल के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया। मैंने बीवी से फ़ोन पर बात की तो इसे भी औरतों की इस महफिल के बारे में बताया और इसे कहा जब वो ईरान आएगी तो मैं इसे भी इस महफिल में भेज दिया करूँगा। मेरी बीवी एक सादा कम पढ़ी लिखी लड़की थी। वो मेरी बात पर घबरा गई और बोली कि मुझे ऐसी किसी महफिल का हिस्सा बनने का शौक नहीं, मैं सिर्फ घर में रहना चाहती हूँ। अपनी बीवी की बात पर मैं इसे समझाने लगा और इसे महफिल के फ़वाइद बताने लगा। मेरी बीवी ने मुझे साफ इनकार कर दिया और काल काट दी। मैं अपनी बीवी के इनकार पर इस मर्जी के समझने की बजाय ये सोचने लगा कि शायद हमने हमेशा अपनी औरतों को घर में इतना पाबंद रखा कि वो ऐसा कुछ भी सुनकर घबरा जाती है। जब मैंने ये बात अपने घर वालों को की तो मेरे वालिद भड़क कर मुझसे बोले कि तुम्हारा वहाँ जाकर दिमाग खराब हो गया है, अब तुम अपनी ही औरत को घर से निकालोगे और ये सब काम करवाओ गे। मेरे वालिद मुझे लान तान करने लगे। उनकी नज़र में ये बहुत होनहा फेल था, मगर मैं घर वालों की नाराज़गी और इनकार के बावजूद मज़ीद से मज़ीद अपनी बात पर कायम होता जा रहा था। ईरान की वो औरतें मेरी आइडियल औरतें बनने लगे। मुझे उनकी ख़ास महफिल अच्छी लगने ली। मैंने अपनी बीवी को भी समझाने की कोशिश की। मेरा पाकिस्तानी दोस्त भी अपनी बीवी को ऐसी महफिलों में भेजता है, इसका कोई नुकसान नहीं और मैं इस मामले में बहुत आज़ाद ख्याल था। मेरी बीवी मेरी सोच पर हैरत का इजहार करने लगी कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इस बात की कभी ज़रूरत महसूस नहीं की जाती और न ही औरत को ऐसे घर से बाहर जाकर ऐसी महफिलों का हिस्सा बनने की ज़रूरत है। मेरी बीवी मुझसे इस्लाम की बातें बताने लगी और समझाने लगी मैं गलत सोच रहा हूँ। मेरी बीवी अपनी बात पर कायम थी, जबकि मैं इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। फ़िलहाल यही तय हुआ कि मेरी बीवी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जैसे चाहेगी और ऐसी की महफिल का हिस्सा नहीं बनेगी। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली और सोच लिया जब मेरी बीवी यहाँ आएगी तो कुछ ही अरसे में वो माहौल में ढल जाने के बाद मुझे उन औरतों की खास महफिल में जाने का बोलेगी। कुछ अरसे बाद मेरी बीवी ईरान पहुंच गई। अक्सर इमामत के दौरान मस्जिद में वो भी मेरे पीछे नमाज पढ़ने दूसरी औरतों के साथ चली जाती, मगर उसने किसी भी औरत के साथ खुलना मलना नहीं किया। कुछ अरसा तो मैं इंतज़ार करता रहा और अपनी बीवी के तब्दील होने का सोचता रहा। मुझे लगा कि मेरी बीवी खुद ऐसी महफिल में जाने का बोलेगी, मगर मेरी बीवी में आज भी कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। अब वो भी औरतों की महफिल को बुरा समझती थी और मुझसे बोलती थी कि अगर ऐसी किसी महफिल में जाएं तो उनको गलत नहीं कहा जा सकता, मगर औरतों की इस महफिल पर कभी भी वो हैरत का इजहार करने लगती और बोलती कि मैं तो हैरान हूँ, उन लोगों को बहुत शर्म व हया आबापर्दा समझती थी, मगर यहाँ पर कैसी महफिलें सजाई जाती हैं। मेरी बीवी ईरानी औरतों की इस खास महफिल का शौक तो क्या पालती, बल्कि वो मजीद मतनफ़िर होने लगी। मैं समझ गया एक अनपढ़ औरत है जिसे सारी जिंदगी घर में रखा गया और इसलिए बहुत मुश्किल और नाकाबिल यकीन था। मैंने ज़बरदस्ती से एक रोज़ इशा के लिए आई हुई औरतों के साथ उनकी महफिल में भेज दिया। यकीन था कि जब मेरी बीवी वापस लूटेगी तो बाकी लड़कियों की तरह वो भी बहुत खुश होगी और मेरा शुक्र अदा करेगी। मगर जब मेरी बीवी आई तो मुझ पर गुस्सा करने लगी और बोली कि तुम मेरा पर्दा उठाने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुमने ये सब जारी रखा तो मैं तुम्हारे साथ मजीद ईरान में नहीं रहूंगी और वापस चली जाऊंगी। अपनी बीवी की बातें सुनकर मुझे हैरत में मुब्तला कर देती। मेरी बीवी को लगता कि ईरान में कुछ अरसा रहने की वजह से मेरा दिमाग ईरानी मर्दों वाला हो गया है और मुझे भी ये सब बातें बुरी नहीं लगती, जबकि मेरी बीवी की नज़र में ये सब बहुत गलत था। बल्कि
वो तो कभी यहाँ रहने को नाजायज़ भी करार देने लगती थी। मेरे और मेरी बीवी के दरमियान अक्सर इख्तलाफात रहने लगा। फिर इसी दौरान कुछ अरसा बाद अल्लाह ने मुझे एक निहायत खूबसूरत सी बेटी से नवाजा। मैंने बेटी के होते ही अपनी बीवी से पहली बात यही की कि मैं इसे भी ईरानी औरतों की खास महफिलों में भेजा करूँगा। मेरी बीवी ने इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा किया और घर वालों के काल आने पर उनको ना जाने कैसी बातें कहीं कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ होने लगे और मुझे समझाने लगे कि हमारे यहाँ बेटियों को ऐसी महफिलों में नहीं भेजा जाता। मेरी नज़र में ये सब जायज़ था, मगर मेरी बीवी इस बात को बहुत बढ़ावा दे रही थी। अपनी बीवी से ज़्यादा बहस नहीं की, मगर मैं जान चुका था कि अपनी बेटी को भी इस अंदाज से रखूंगा जैसे ईरान की औरतें रहती थीं। इस दौरान मेरा पाकिस्तान में 1-2 मरतबा चक्कर लगा। मेरी बीवी पाकिस्तान में जाकर ख़ानदान वालों को ईरानी औरतों की महफिलों के बारे में बताती और सब तौबा तौबा करने लगते। मुझे अपनी बीवी की ये बात नापसंद थी। मुझे इसकी आदत का अंदाज़ा हो चुका था। वो बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करती थी। मेरी शादी को एक अरसा गुजर चुका था, मगर ईरान की औरतें बहुत हैरत का इजहार करती थीं।